तो ये जो भी यूथ जब शुरू करता है बहुत एस्पिरेशन के साथ कि पैसा बहुत कमा लेंगे कुछ अच्छी बात के लिए, बट अल्टीमेटली मैक्सिमम केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हेल्थ क्राइसिस और इवन फाइनेंशियल क्राइसिस से एंड होता है उनका। मैं कोई एक भी ऐसा डिपेंडेंट नहीं देखा, एडिक्ट नहीं देखा कि जो नहीं निकलना चाहता हो इसमें से, नॉट अ सिंगल वन। सब को अगर पूछो शांति से, कॉन्फिडेंस में लेके, तो सब बोलते हैं हाँ छोड़ना है, बट पता नहीं कैसे छोड़ें। और जब हम रेस्क्यू किए थे कुछ बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे इतने डीप वुंड्स थे, इतना इंजरीज हैं उनकी, और वो नशे में रहते हैं तो वो पेन फील नहीं होता उनको, तो वो और बढ़ते जाता है उनका इंजरी। मतलब मैं सोसाइटी का ये वाला जो पार्ट है ये समझ नहीं पाता हूँ कि हम एजुकेटेड होके ऐसे क्यों हो गए हैं कि हम वल्नरेबल लोगों को देख ही नहीं सकते हैं, स्पेशली बच्चों को। 2 years ago, when I had done the first episode with Professor Ankur Sareen of IIM Ahmedabad, he had mentioned एक जिक्र हुई थी of Dr. Ajazuddin Sheikh and about the research that they had done together on substance abuse among street children. And one of the comments of the video was the next discussion should be with Dr. Ajaz. तो आज 2 साल बाद एक मौका मिला है और हम बैठे हैं यहाँ पे. I'm looking forward to this conversation with Ajaz Bhai, who is an independent researcher and activist. मैंने actually आपकी कहानी सुनी थी 2 साल पहले और मुझे दिल से लग रहा था कि सबको सुनना चाहिए. So welcome to Rahi, Ajaz Bhai. थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो शुरू करते हैं, मगर शुरुआत में अगर आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सभी के लिए तो. हाँ, तो मेरा नाम जैसे आपने मेंशन किया एजाजुद्दीन शेख है। पिछले 15 साल से मैं सब्सटेंस अब्यूज़ पे काम कर रहा हूँ। हाँ, एरिया अलग अलग रहा है, बट मोस्टली अहमदाबाद, गुजरात पे फोकस रहा है। और जो टारगेट ऑडियंस या हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो लार्जली मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के यूथ और बच्चों के साथ काम चला है। मैं एक एक्टिविस्ट की तरह मैंने काम शुरू किया कम्युनिटी में, और बाद में रिसर्च करना भी शुरू किया, क्योंकि जैसे हम काम करना शुरू करते हैं तो डेटा का एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। वैसे डेटा डेटा रहता है सब जगह पे, बट एक्चुअल में जब काम करना शुरू करते हैं तो ग्राउंड पे डेटा नहीं अवेलेबल होता। तो एक रिसर्च भी पार्ट बना मेरे काम का, और फिर बाद में पीएचडी और कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स आए इनके साथ, प्रोफेसर अंकुर के साथ किया है मैंने। बढ़िया. तो शायद आपके रिसर्च से शुरू करते हैं और वहाँ से आई थिंक सारी चीज़ें आ जाएंगी. जी, तो आपका पीएचडी किस चीज़ पे था? तो पीएचडी मेरा सब्सटेंस अब्यूज़ अमंग यूथ इन गुजरात टाइटल था उसका। टू बी ऑनेस्ट बहुत मेथोडोलॉजिकली रिगरस मैं नहीं मानता उस स्टडी को, क्योंकि हम सारे आई थिंक पीएचडी करने के बाद वो रियलाइजेशन आता है Reflection आ हमको जाता है. कि वो नहीं था काम। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग उस जर्नी में बनता है, वो अगर आप एक्शन करना चाहते हैं तो वो बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस रहता है। तो मेरा भी यही रहा कि पीएचडी में जो एक्सपीरियंस हुआ काम करने का, और इश्यूज़ को बहुत नज़दीक से देखने का, और लार्जर कॉन्टेक्स्ट में भी देखने का उसको, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा बाद में काम करने में। तो एक्चुअली मैंने इस टॉपिक पे ना मुझे ज़्यादा पता ही नहीं है, बिकॉज मैंने एजुकेशन पे काम किया है, मैंने थोड़ा एम्प्लॉयमेंट पे काम किया है, एग्रीकल्चर ये सब देखा है, मगर ऐसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने एक्चुअली काम किया ही नहीं है. तो टॉपिक के बारे में थोड़ा समझा सकते हैं क्या? हाँ, हाँ। देखिए, ये इश्यू ऐसा है, अभी कुछ दिन पहले ही स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा था हम लोगों का। तो हम उनको पूछे कि क्या ये इश्यू है सोसाइटी में, आप देखते हैं अपने आसपास? तो लार्जली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बोल रहे थे हाँ, हमने आसपास देखा है इश्यू। उससे एसोसिएटेड हार्म्स देखे हैं आपने, ये हमने पूछा जब, तो स्टूडेंट्स ये कहने लगे कि हाँ, हार्म्स भी देखे हैं, कैंसर के पेशेंट्स देखे हैं, या जो भी उसके लीवर के जो प्रॉब्लम होते हैं अल्कोहलिज्म से, वो सब देखे हैं।
फिर मैंने पूछा कि कोई लीडर्स देखे हैं जो काम करते हैं इस इश्यू पे, तो किसी ने नहीं देखे हैं। हम्म तो बहुत सारे जो इश्यूज, सोसाइटल इश्यूज ऐसे हैं अभी भी, जिसमें हमारे पास लीडरशिप क्राइसिस है, हम्म जिसमें कोई काम नहीं कर रहा है। और जो लोग कर रहे हैं काम, वो बहुत कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग से या मॉरल लेंस से जो देखते हैं इसको, हम्म उस तरह से काम हो रहा है। हम्म तो ये मैं भी देख रहा था कि यहाँ पे हिस्टोरिकली प्रॉब्लम रहा है अल्कोहलिज्म का, और उसके बाद ड्रग्स का। और बहुत नौजवान जो जिसको हम प्रिवेंटेबल डेथ बोलते हैं, या ऐसे बहुत सारे केसेस इवन मेरी फैमिली में भी हुए हैं। लेकिन उस पर रिस्पॉन्स नहीं देखा मैं कभी सोसाइटी का। एक रिस्पॉन्स ये होता है कभी कभी रिलीजियस ग्रुप्स का, या कोई ऐसे यूथ ग्रुप्स बने हैं उनका, कि इसको बंद कराना है, सप्लाई को कंट्रोल करना है, वो एक कन्वेंशनल रिस्पॉन्स रहता है। बट इसको साइंटिफिक तरीके से समझ के, रिजल्ट ओरिएंटेड, और जो सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके सिस्टमेटिक काम में किसी को करते हुए नहीं देख रहा था। तो मुझे लगा कि इस पे काम करने की इस तरह से ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे जैसे एनजीओस का मैं बहुत क्रिटिक रहा हूँ, उसके अपने रीजंस हैं, लेकिन उनका काम इम्पॉर्टेंट है, ये भी मैं एक्नॉलेज करता हूँ। लेकिन ये जो मेरा क्रिटिक है, ये इस बात से भी आता है कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं कि जिसमें ओवर क्राउड दिखता है हमको, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उसमें, शायद उतने लोगों की ज़रूरत नहीं जरूरत होगी। नहीं है। हाँ, लेकिन वहाँ पे करते हैं काम। दो तीन रीजंस हैं उसके। पहला तो एजेंडा तय कहाँ पे हो रहा है। वो डिस्टेंट एक ऐसी जगहों में एजेंडा तय होता है कि जहाँ से शायद इस तरह की प्रॉब्लम देखी नहीं जाती, क्योंकि आप इलिट क्लास में उनका जो डिस्कोर्स है, इलिट डिस्कोर्स, उसमें इसको प्रॉब्लम नहीं माना जाता शायद। और वो ठीक भी है, वो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को भी एक्नॉलेज करना ज़रूरी है। लेकिन इन इलाकों में ये प्रॉब्लम बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये एजेंडा में कभी नहीं आई है, इसलिए हमको लीडरशिप नहीं दिखती है। दूसरा के फंडिंग का और कैपेसिटी बिल्डिंग और जो लिटरेचर है, बहुत कुछ दूसरे ऐसे इश्यूज हैं, उस पर ज़्यादा हुआ है, उस पर काम। इस इश्यूज पे आप लिटरेचर भी देखेंगे, इस इश्यूज पे फंडिंग भी देखेंगे, वो भी नहीं दिखता है हमको। तो मेरा जो मोटिवेशन रहा है वो यही रहा है कि क्योंकि ये जो लार्जर स्केल, लार्जर इम्पैक्ट, ये सब लैंग्वेज भी मुझे बहुत कभी समझ में आया नहीं है। मुझे तो यही था कि मेरे आसपास जो समस्या है, इसको कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं। तो उस वही मोटिवेशन से और ये लीडरशिप क्राइसिस को एक्नॉलेज करते हुए काम शुरू हुआ था। जो ट्रिगर था वो ये था कि 2009 में अहमदाबाद में, वैसे हम लोगों ने काम शुरू किया था शायद 2005-06 के आसपास, 20 साल हो गए अभी उसको। लेकिन जो कन्वेंशनल काम था वही वही था कि सप्लाई, प्रोहिबिशन होने के बाद भी सप्लाई हो रहा है, और उसकी वजह से ऑर्गेनाइज क्राइम है, सिंडिकेट्स हैं, जो उस पर भी बात हो सकती है क्यों है, या उसके Correct. पीछे क्या रीजंस है, System है। बट वो एग्जिस्ट करते हैं ऐसे ग्रुप्स। और उसकी वजह से जो रोल मॉडल्स हैं बच्चों के लिए, लोकल इकोनॉमी उस तरह से शेप हो जाती है, तो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। तो हम मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि अगर इसको पहले कंट्रोल कर लिया जाए सप्लाई को, तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होगा, ऐसे कोई रोल मॉडल्स, इकोनॉमी शेप नहीं होगी लोकल, तो बच्चों के लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हम क्रिएट कर सकते हैं या उनको दिखा सकते हैं। क्योंकि एक छोटा पेडलर आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो 15-20 हज़ार रुपये कमा लेता है ड्रग बेच के या दारू बेच के, तो और ज़्यादा पैसे कमा लेता है। लेकिन एक ग्रेजुएट है अगर, तो उसके पास 10-12 हज़ार से ज़्यादा का जॉब नहीं है। तो क्योंकि आप इकोनॉमिकली परफॉर्म नहीं कर सक रहे हैं, तो आप रोल मॉडल नहीं बनते हैं। तो और क्योंकि ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सर्वाइवल डिफ़िकल्ट है बहुत, तो बच्चे फिर उस तरह से देखते हैं कि अगर सर्वाइवल ही करना है तो ये शायद ज़्यादा अच्छा तरीका है, बिना पढ़े, बिना स्ट्रगल किए आप
16 17 18 साल की उम्र से कुछ पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। मतलब पेडलर बनना। पेडलर बनना, इस तरह की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना, सिर्फ पेडलिंग नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। राइट। ऑटो रिक्शा चलाना उसकी, अपने डिलीवरी, सप्लाई चेन डिलीवरी, के लिए। हाँ, अच्छा। तो वो पूरा एक इकोनॉमी है उसका। इवन उसका मार्केटिंग, अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वो उसके एडमिन का काम करना, ये भी एक जॉब रहता है उसका। एक्चुअली मैं आपका फ्लो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, मगर आप इसको थोड़ा गहराई से समझा सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, जैसे आपने बोला दूर-दूर से उनके एजेंडा में आता नहीं है, मैं भी उस ग्रुप का ही भाग हूँ जहाँ पे मुझे एक्चुअली ज़मीनी जो वास्तविकताएँ हैं वो पता नहीं है। जी। तो एक बार आप वहीं से आई एम श्योर जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको भी दूर-दूर से आइडिया नहीं होगा, तो आप। हाँ, तो थोड़ा मैं पीछे से अगर स्टार्ट जी, करूँ, जी, जी। इसको और अच्छे से अगर कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकें जी। हम, ये इलाके लेबर डोमिनेटेड इलाके हैं सारे, और लार्जली माइग्रेंट जो लेबरर्स हैं सिटी में उन्होंने जो। बसाए हैं। मिलें थी यहाँ पे काफ़ी, 74 मिल्स थी एक ज़माने में, तो लार्जली मिलों में काम करने आए थे या मजदूरी करने आए थे, फिर बाद में फैक्ट्रीज हुई उसमें काम करते थे। मिलों के बंद होने के बाद रोज़गार, बहुत दिक्कत आ गई लोगों को रोज़गार की। वही टाइम था जब यहाँ पे क्रिमिनल जो गैंग्स थी, ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह कुछ लोग देखना शुरू किए थे। और जो लोग इसमें गए, इस काम में, बुटलेगिंग के, लीकर बुटलेगिंग के या गैम्बलिंग के कामों में, तो उन्होंने इनिशियली कुछ पैसा भी बनाया। और दूसरा कि पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशन था उस वक्त, उनको ऐसे लोग चाहिए भी थे, उनके अपने जो नॉन स्टेट एक सिंडिकेट बनाना होता है उनको, जो काम वो लीगली नहीं कर सकते, इलीगली करवाने के लिए ऐसे लोग चाहिए भी थे। तो एक पॉलिटिकल पावर भी वो उनके पास मिला। आया, नेक्सस बना पुलिसिंग और दूसरे जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके साथ। तो कम्युनिटी में, ऐसी कम्युनिटी में कि जहाँ पे लोग ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल हैं, एजुकेशन नहीं है और दूसरे बहुत सारे जो इश्यूज हैं, वहाँ पे ये लोग पावरफुल ग्रुप्स की तरह दिखने लगे। हुँ। तो ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। तो एक सेगमेंट इन इलाकों में जो मुस्लिम्स, दलित, ओबीसी जो कम्युनिटीज़ हैं, क्योंकि दूसरे ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे, तो एक सेक्शन वहाँ पे जाना शुरू किया। अभी भी लार्ज सेक्शन मजदूरी में ही रहा है, लेकिन ये जो एक बड़ा ब्लॉक। इन्फ्लुएंसर ब्लॉक वो शिफ्ट हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक लोकल इकोनॉमी शेप हुई। हुँ। अभी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे दारू के अड्डे, जुगार, गैम्बलिंग के अड्डे, अभी तो ड्रग्स भी आइडेंटिफाइड स्पोर्ट्स हैं कि कहाँ कहाँ मिलेगा। और इसमें ज़्यादातर यूथ आता है, जिनको दूसरे ऑप्शंस समझ में नहीं आ रहे हैं, इमीडिएट कमाना भी है, और दूसरे फैमिली से लेके दूसरे रीजंस भी होते हैं। जैसे एक परिवार में 4 लोग हैं, और 2 लोगों की शादी हो गई, घर तो ये 2 रूम का घर है, तो अब नया घर लेना पड़ेगा, शादी हो गई, नई फैमिली शुरू हो रही है, और उनके पास कुछ नहीं है ऑप्शन। ये पुश करता है, ऐसे जो सोशल प्रेशर्स हैं वो पुश करते हैं, तो उस तरफ लोगों का जाना चालू रहा। एक इंटरेस्टिंग बात है कि गुजरात में वो एक वहीवटदार होता है, वहीवटदार उसका एक इनफॉर्मल पोजीशन है ओके। गुजरात में। ये क्या करता है, तो अगर दारू का बिजनेस शुरू करना है इलिसिट, इलीगल, तो आपको उससे कांटेक्ट करना होता है। वो आपको परमिशन देता है कि आपको कहाँ पे करना है, क्योंकि वो सारा ये मैनेज कर मैनेज रहा है। कर रहे हैं। हुँ। वो मैनेजर ही बोलते हैं उसको, वहीवटदार अच्छा। मतलब मैनेजर। अच्छा। और वो आपको परमिशन देगा, और कुछ तय होता है उसमें लेन देन, और एवरी मंथ आपको फिर वो जमा कराना होता है। कई केसेस में एवरी वीक भी जमा कराना होता है, कई केसेस में एवरी डे भी जमा कराना होता है। और फिर वो सारे जगहों से जमा करके जहाँ पे भी पहुँचाना है वहाँ पे पहुँचाते हैं वो। तो एक बिल्कुल इनफॉर्मल ऐसा सेटिंग यहाँ पे चलता है। और इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं वो कई बार चाह के भी फिर निकल नहीं पाते हैं, हुँ। क्योंकि आपको परमिशन मिली, आप पैसा कमा लिए,
और अब आप सोचोगे कि मैं निकल जाऊंगा, तो कई बार वो गेट ही नहीं होता, एग्जिट गेट नहीं होता आपके पास। दूसरा कि जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आप यूज़र भी हो जाते हैं, हम्म और जब यूज़र होते हैं तो वल्नरेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। ये बिजनेस चलाने के लिए आपको कम्युनिटी में कंट्रोल की ज़रूरत है, हम्म क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि कोई आपके खिलाफ कंप्लेन करे कमिश्नर ऑफिस या रिपीटेडली पुलिस को, क्योंकि बिल्कुल। अगर 2-3 बार मैं कंप्लेन कर रहा हूँ और पुलिस इनएक्शन है पुलिस का, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ कि हम्म पुलिस एक्ट नहीं कर रही है। हम्म अगर मेरे पास कुछ एविडेंस है तो ऐसे केस में पुलिस सस्पेंड भी हो सकती है। तो आपको क्या करना होता है इसको प्रिवेंट करने के लिए, इस कंप्लेनिंग लोगों के बिहेवियर को आपको वायलेंस करना पड़ता है, डर रखना पड़ता है। तो वो वायलेंस आप करते हैं, राइट। और वो हो सकता है कि वो, जैसे मेरे जो स्टडी में पार्टिसिपेंट्स भी थे, वो बोलते थे कि शायद नशे में ना हो तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक आँख की शर्म रहती है हमेशा उसमें, तो नशा उसको ट्रिगर करता है या वो शर्म को हटा देता है। हम्म तो ड्रग और अल्कोहल यूज़ करके फिर स्ट्रेस भी बहुत रहता है, हम्म एनिमीज़ भी हैं इनके आपस में, वॉर्स भी, गैंग वॉर्स भी होती हैं। तो उसको भी टैकल करने के लिए उस स्ट्रेस को वो सब्सटेंस यूज़र होते हैं, और फिर डे बाय डे, तो ये जो भी यूथ जब शुरू करता है बहुत एस्पिरेशन के साथ कि पैसा बहुत कमा लेंगे, बट कुछ अल्टीमेटली, अच्छी बात के लिए। हाँ कुछ अच्छी बात के लिए, बट अल्टीमेटली मैक्सिमम केसेस में, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हेल्थ क्राइसिस और इवन फाइनेंशियल क्राइसिस से एंड होता है उनका। हम्म और जनरेशनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिर चालू रहती है। ऐसे ही इनके बच्चे फिर जब होते हैं तो वो टेक ओवर करते हैं और ये बीमार हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पे। तो हम, अब मेरे काम का जो एक पर्सपेक्टिव था वो ये था कि, जैसे मैं बोला कि हम शुरू ऐसे ही किए थे, बट 2009 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा अ, अहमदाबाद में लट्ठा कांड हुआ था। लट्ठा कांड बोलते हैं पॉइजनस लीकर का जो अच्छा। ट्रेजडी हुआ था, हुज ट्रेजडी बोलते हैं उसको। उसमें 148 के आसपास लोग की डेथ हुई थी। हाँ, उसमें 45 to 48 हमारे गोमतीपुर के भी लोग थे। उसमें से कुछ लोगों को मैं पर्सनली जानता भी था। तो उस वो ट्रिगर था एक बहुत बड़ा कि अब कुछ करना पड़ेगा और सीरियसली करना पड़ेगा। तो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि इस पे सिस्टमेटिकली काम करेंगे। उसके बाद कैंपेन शुरू किए, रेजिस्टेंस भी आया बहुत, मतलब वायलेंट अटैक भी हुए। तो फिर स्ट्रेटेजी बदलते गए जैसे जैसे चैलेंजेस आते गए। तो फाइनल जो स्ट्रेटेजी थी वो यही थी कि सप्लाई को हम शायद कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस है, स्टेट का भी रोल है इसमें, और जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं उनका भी रोल है। एक बहुत ही सिस्टमेटिक एक राइट, बन गया है। नेक्सस बन गया है। उसको जब तक हर जगह पे लीडर्स खड़े नहीं होते हैं तब तक नहीं कर सकते हैं एड्रेस उसको। तो स्ट्रेटेजी ये हो सकती है कि जो लोग इसमें से निकलना चाहते हैं, क्या कोई निकलना चाहता है कि नहीं। तो हमारा एक्सपीरियंस ये था कि जो भी, क्योंकि एक जो डिपेंडेंट होता है, जैसे कोई अल्कोहलिक है, तो सारी प्रॉब्लम उसको पता होती है, हमें शायद ना नहीं पता हो। उसको क्या क्या हो रहा है वो सब पता होता है उसको। मैं कोई एक भी ऐसा डिपेंडेंट नहीं देखा, एडिक्ट नहीं देखा कि जो नहीं निकलना चाहता हो इसमें से, एक भी नहीं देखा, नॉट अ सिंगल वन। सब को अगर पूछो शांति से, कॉन्फिडेंस में लेके, तो सब बोलते हैं हाँ छोड़ना है, बट पता नहीं कैसे छोड़ें। तो एक ये अप्रोच फिर लिया कि जिसको भी निकलना है उसके लिए कोई सपोर्ट मैकेनिज्म हो लोकल लेवल पे, क्योंकि पॉलिसी है, बड़ी बड़ी बातें सब होती हैं, लेकिन लोकल लेवल पे एक्चुअल में क्या करना है ये किसी को, लोगों को पता नहीं था। तो वो एक लीडरशिप का एक मेरा रोल मैं सेट किया कि एटलीस्ट लोगों को पता हो कि अगर छोड़ना है तो कैसे छोड़ें। दूसरा कि प्रिवेंटिव मेजर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि एडिक्शन होने के बाद बहुत डिफ़िकल्ट है। डी एडिक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही उसमें रिसोर्स इन्वॉल्व होते हैं,
और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है देने का भी। कम्युनिटी में भी कुछ लोग इनिशियल बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बट डे बाय डे क्योंकि अपने सबके चैलेंजेस होते हैं और इसमें कोई फंडिंग या ऐसा कुछ है भी नहीं, तो जो वॉलेंटियर्स होते हैं वो भी फिर धीरे धीरे सब चले जाते हैं, तो इसलिए वो बहुत डिफ़िकल्ट है वो पार्ट। तो प्रिवेंट करना वो ज़्यादा सेंसिबल चीज़ मानी जाती है। इवन ग्लोबली भी जो जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो प्रिवेंशन पे ही ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। तो स्कूल्स में और कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस के लिए काम हो, और वो अवेयरनेस कन्वेंशनल ना हो, हमारे आसपास के केसेस से हो वो अवेयरनेस, हमारे आसपास के कल्चरल जो फैक्टर्स हैं उससे जोड़ के कैसे हम बात करें ताकि वो रिलेवेंट लगे और इम्पैक्ट उसका बढ़े, ज़्यादा गहराई से ज़्यादा रहे। गहराई से वो रिसीव हो। तो उस पे भी एक काम शुरू किए। फिर ऐसा हुआ कि पहले तो चैलेंज पुलिस की तरफ से भी आया एक बार, बट फॉर्चुनेटली हम लोग ऐसे ट्रेंड हुए हैं कि हम एसेंशियलिज्म जो बोलते हैं कि सबको एक जैसा होमोजिनस समझते हैं हम, ये कम्युनिटी ऐसी या ये कम्युनिटी ऐसी या ये लोग ऐसे ये ग्रुप ऐसा। पुलिस के बारे में भी लार्जली ये राय है लोगों की कि पुलिस हाँ ये एक जैसे हैं सब, बट ऐसा नहीं है। पुलिस में मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स भी हैं जो काम करना चाहते हैं, ऑनेस्ट हैं, जिनको कम्युनिटी की फ़िक्र भी है। तो फॉर्चुनेटली ऐसे ऑफिसर भी आए, उनके साथ फिर मिलके हम लोगों ने इसको 1 डेढ़ साल 2 साल चलाया है यहाँ पे एक पूरा कैंपेन, जिसमें बहुत सारे लोग, इवन जो बुटलेगर्स भी थे कुछ, वो लोग भी आए कि हमको भी निकलना है इसमें से, उनको भी हमने सपोर्ट दिया। बट प्रॉब्लम यही होता है जब आप लोकल लेवल पे करते हैं, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना और सस्टेन करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। क्योंकि जैसे एग्जांपल, गुमतीपुर में उस वक्त जो पीआई थे उन्होंने हमको एक पूरा हॉल दे दिया था गुमतीपुर पुलिस स्टेशन में, जो बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच था उनका कि अरे ठीक है, पुलिस की भी इमेज इसमें स्ट्रेंथन हो जाती है। हाँ हाँ सुधरेगी, हम्म। और वो हो भी रहा था। पहले तो बहुत लोग हिचकिचा रहे थे कि नहीं, हम पुलिस शायद हमको ट्रैप कर रही है इस तरह से, लेकिन फिर धीरे धीरे जब लोग सोबर होके आ रहे थे तो बहुत अच्छा मैसेज गया कि नहीं, पुलिस पॉजिटिव है काफ़ी। लेकिन कुछ वक्त के बाद वो हमको खाली करना पड़ा क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स आए कि ये ट्रैफिक वालों को दे दो। तो जब तक ऊपर से सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, रिसोर्स और वो सब नहीं प्रोवाइड होते हैं, ये हम क्या कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं एक। और क्योंकि हम ऐसे ऐसे कम्युनिटी में एम्बेडेड हैं कि यहाँ पे रिसोर्स क्रिएशन बहुत डिफ़िकल्ट है, और जो लार्जर इश्यूज़ हैं एम्प्लॉयमेंट के, सेफ्टी के, वो भी इतने बड़े हैं कि जब तक गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता वो उसको एड्रेस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो आ रहे थे लोग, उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे कि जो हैज़ार्डस जॉब्स में थे। जैसे एक बावर्ची कम्युनिटी के थे, तो उनकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। वो बोल रहे थे कि मैं जब काम शुरू किया तो रात में हमारा कुकिंग का काम होता है, जो कहीं पे भी कोई फंक्शंस होते हैं तो रात में हम प्याज काटते हैं और उसको फ्राई करते हैं। राइट। तो रात में जो इन्फ्लेमेशन होता है आँखों में, तो हमें नींद नहीं आती। तो उस वक्त उनको किसी ने बोला होगा कि अरे 2 पैग लगाओ, आ जाएगी नींद। तो 2 पैग से शुरू हुआ उनका, और टॉलरेंस होता है ये सब्सटेंसेस में, तो फिर 2 पैग नहीं, फिर 3 होते हैं, 4 होते हैं, ऐसे बढ़ते गए उनके। और बाद में एक टाइम ऐसा आया कि लीवर में प्रॉब्लम हो गया, लेकिन फिर भी जॉब तो वही कर रहे हैं वो, और सो नहीं पा रहे हैं। तो जब तक वहाँ पे उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं मिलते हैं, जॉब सेफ्टी इंश्योर हम नहीं करते हैं, तब तक हम कोई अल्टरनेटिव या उनको तो कैसे डी एडिक्ट करेंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो कम्युनिटी लेवल पे जब आप काम करते हैं तो ज़रूरी ये भी रहता है कि ये चैनलाइज भी हो रिसोर्सेज का, ऊपर कोई पॉलिसी भी हो कि जहाँ सपोर्ट हाँ दे। जो जो इस काम को सपोर्ट कर सके। तो ये भी हमको नहीं दिखा कहीं भी। और फिर उसके बाद सीए के प्रोटेस्ट शुरू हुए और कम्युनिटी का एक पूरा शिफ्ट हो गया फोकस, पुलिस का भी शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद कोविड शुरू हो गया तो वो पूरा काम रुक गया। बट एक मॉडल वो
हमारे पास है, हम्म, अगर उसके बारे में मैंने लिखा भी है एक इंडिया फोरम में आर्टिकल कि कैसे हम इसको कर सकते हैं काम, लेकिन ऊपर से भी कुछ सपोर्ट की ज़रूरत उस काम को रहती है। आपसे बस वो थोड़ा एक्चुअली समझना था, जो मान लो पुलिस ने वो स्पेस दिया, वो क्या था, प्रोग्राम कैसे चलता था, क्योंकि जो एडिक्टेड है उनको डी एडिक्ट कैसे करते हैं? हाँ, तो देखिए, डी एडिक्शन का जो प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स है। ये पूरा इश्यू कॉम्प्लेक्स है, राइट? इट इज़ बायो साइको सोशल इश्यू। तो हमारे यहाँ पे जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, ये एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चलाते हैं। IRCA बोलते हैं उसको, इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिक्ट्स। ये गवर्नमेंट सपोर्टेड सेंटर्स होते हैं जो NGOs चलाते हैं। तो उसकी स्टैंडर्ड एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। पहले आपको डिटॉक्सिफाई करना है, मतलब कुछ मेडिसिनल जो ट्रीटमेंट होगी पहले, उसके बाद फिर थेरेपीज़ और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, उस पे काम होता है। और तीसरा जो पार्ट है वो सोशल रिहेबिलिटेशन का या रीइंटीग्रेशन, क्योंकि आप जिस एनवायरनमेंट में हैं वहाँ पे बहुत सारे स्टिमुलाइज हैं, तो आप जब वापस आते हैं तो पूरे चांस होते हैं आप रिलैप्स होंगे। तो जब तक आप वो सोशल एनवायरनमेंट पे काम नहीं करेंगे तब तक सस्टेन नहीं सस्टेन नहीं होगा, राइट? हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि ये वाले पार्ट पे काम नहीं होता है ज़्यादा, सोशल रीइंटीग्रेशन पे। वो कॉम्प्लेक्सिटी है अपनी उसकी, और जो डी एडिक्शन सेंटर्स भी चल रहे हैं वहाँ की भी जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हमने क्या सोचा था कि हम डिपेंड नहीं रहेंगे सेंटर्स पे, सोशल रिहेबिलिटेशन का काम हम करेंगे। सेंटर से सिर्फ हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डिटॉक्सिफाई करे और उनका जो मोटिवेशन है सोबर रहने का उसको एनहांस करे। तो जब आते थे वापस तो बहुत मोटिवेटेड रहते थे। उसके बाद हम क्या करते थे कि उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रिलेशन में, जो फ्रेंड्स, अंडरलाइंग ड्राइवर्स हैं इस बिहेवियर की, हाँ यहाँ से शुरू हुई थी। जी, और जो भी ट्रिगर्स हैं तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। कुछ स्किल्स भी हम सिखाते थे, जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन सिखाते थे कि अभी आपको जब भी ऐसे अर्जीज आएंगे तो आपको कैसे काम होना है। दूसरा कि एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी सोसाइटी में इतना स्टिग्मा है कि हम खुद उनको आइसोलेट कर देते हैं खुद से, और वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है सब्सटेंस यूज़ के लिए और रिलैप्स में भी। तो हमने क्या किया कि वो रिस्पेक्ट कैसे फील हो, तो उनको हम स्कूल्स में लेके जाते थे। हम वो हमारे कैंपेन का पार्ट हो गए थे। कॉलेजेस में लेके जाना, कम्युनिटी में वो बात करें, वो लीडरशिप लें इस इश्यू पे, ओनरशिप लें इश्यू की, और उनके पास बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग होता है इस इश्यू का। ठीक है, लैंग्वेज का रहता है बट वो धीरे 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 आई थिंक प्रैक्टिस से वो ठीक हो जाता है। तो जब वो ओनरशिप लेते हैं उस इश्यू की, तो फिर हमारा भी काम आधा हो जाता है कि अब कुछ अवेयरनेस का काम वो देखेंगे ऐसे। आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि वो अपनी जो एक आइडेंटिटी है एज अ फॉर्मर एडिक्ट, वो अपना भी रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, मगर साथ ही साथ मतलब वो जब सॉलिडिफाई होता है कि मैं फॉर्मर एडिक्ट हूँ, तो वो रहने का चांस भी बढ़ जाता है। एग्जैक्टली, और अब मैं लीडर भी हूँ, हाँ, अब मैं इसको सॉल्व यूनिटी करना आता चाहता हूँ। है। हाँ एग्जैक्टली। तो बहुत उसमें से काफ़ी ऐसे थे जिनको रिस्पेक्ट फील हो रहा था, जो शेयर भी कर रहे थे। हम शेयरिंग सेशंस भी रखते थे एवरी संडे। तो ये पूरे इलाके में स्पेस नहीं है पहले, तो वो जो एक स्पेस हमको मिला था वहाँ पे ये सब काम कर सक रहे थे। जैसे ही वो स्पेस चला गया तो ये सब एक्टिविटीज़ करने का बहुत बड़ा चैलेंज आ गया हम। फिर नए DCP आए थे, उनसे मैं जाके मिला था, उनको रिक्वेस्ट किया था कि कोई स्पेस वो प्रोवाइड करें, तो उन्होंने बोला कि पुलिस स्टेशन में तो नहीं दे सकते हैं हम कोशिश करेंगे कोई हॉस्पिटल में मिल जाए जगह आपको, पर वो नहीं वर्कआउट हो पाया। हाँ, तो ये एक मुझे लगता है कि इफ़ेक्टिव मॉडल हो सकता है कि जो सेंटर्स हैं वो कुछ पार्ट 1 पार्ट 2 कर ले, और इंटीग्रेशन की बात कम्युनिटीज़ करें, और कम्युनिटीज़ से ही रिलैप्स मैनेजमेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है उसमें कोई प्रोफेशनल बहुत काम नहीं कर सकता।
कम्युनिटीज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से कर रहे थे हम काम। और आपकी जो पीएचडी थी वो किस चीज़ पे थी एक्चुअली? ये मॉडल के बारे में थी क्या? नहीं, वो इश्यू को समझना था। हमारे हुँ। पास कोई स्टडी नहीं था ना उसके पहले। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि 2004 में एक सब्सटेंस यूज़ पे स्टडी हुआ था, बट उसका पूरा जो उसके नंबर्स थे वो नेशनल लेवल पे ही था वो। हमको पता नहीं था अहमदाबाद में यूथ क्या यूज़ कर रहा है, कितना कर रहा है, पैटर्न क्या है। हुँ। गुजरात का कोई हमको आइडिया नहीं था, सिर्फ टोबैको और अल्कोहल का, क्योंकि एनएफएचएस करता है रिकॉर्ड, तो उतना डेटा था हमारे पास। तो हम आसपास तो देख रहे थे प्रॉब्लम डे टू डे बढ़ते जा रही है। अच्छा, उस वक्त जब मैं बात भी करता था कि गुजरात में प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो बहुत लोग विश्वास नहीं करते थे, हंसते भी थे कुछ लोग कि आप एक प्रॉब्लम नहीं है उसको प्रॉब्लम बनाना चाह रहे हैं। लेकिन अब तो जब रिपोर्ट आई 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की, तो उसमें आ गया कि गुजरात में है प्रॉब्लम काफ़ी। तो वो जो स्टडी था पीएचडी में, वो सब्सटेंस यूज़, जो उसका प्रिवलेंस कितना है, पैटर्न क्या है उसकी, और कुछ जो एडिक्शन विक्टिम्स थे, जो डी एडिक्शन सेंटर्स में थे, उनसे पूछ के ये समझना चाह रहे थे कि कौन है ये लोग जो एडिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग भी एडिक्ट नहीं होते हैं। हुँ। तो एक वो भी था रिसर्च क्वेश्चन कि ये जो एडिक्ट होते हैं इनका क्या बैकग्राउंड होता है, कहाँ से आ रहे हैं। तो उसमें लार्जली एक जो कॉमन फैक्टर लगा था वो ये था कि 60 के आसपास मैं एडिक्शन विक्टिम से बात किया था, उसमें एक भी ऐसा नहीं था कि जिसका चाइल्डहुड का कोई अब्यूज़, वायलेंस, ऐसा कोई एक्सपीरियंस ना हो। ऐसा कोई नहीं था, सबके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस थे। हालांकि ये सिर्फ एक तरह का इंडिकेटिव है, बहुत मैं जैसे बोला। स्टैटिस्टिकल लेवल पे हाँ नहीं हाँ है हाँ मगर हाँ। हाँ, बट इंडिकेटिव है। हाँ, बट लोकल लेवल पे क्योंकि काम करना था, तो मुझे ये भी नहीं था कि कोई ऐसे बहुत बड़ा डेटा की ज़रूरत ऑफ है, कोर्स। क्योंकि काम करना है बाद में ये भी यूज़ करके इन्फॉर्मेशन। तो वो आई थिंक पीएचडी में ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो गया था कि प्रॉब्लम का नेचर क्या है हुँ। और हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब लोगों को जानेंगे कि कौन है, तब शायद हम इंटरवेंशन भी कुछ सोच थोड़ा पाएंगे। फाइन तरीके से बना हाँ, सकते हैं। और इसमें मतलब जेंडर रेशियो क्या है? इज़ इट 100% लड़कों की बात है या लड़कियों को भी ये अफ़ेक्ट करता है डायरेक्टली? या वो इनडायरेक्ट अफ़ेक्टेड है? तो मेरा स्टडी जो था, जी। मैं भी ये, मेरा परसेप्शन था कि शायद मेल प्रॉब्लम है ये ज़्यादा, जो है भी। लेकिन जब ये स्टडी आया 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का, उसका जो डेटा है वो बोलता है कि अ, गुजरात में 35% से ज़्यादा जो कैनबिस यूज़र्स हैं वो विमेन हैं। टोटल जो यूज़र्स हैं उसमें से 35 नेशनल एवरेज से 3 गुना है। ओके। हाँ, तो और पेन किलर्स हैं, जो फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स हैं जो सेल्फ मेडिकेशन के लिए लेते हैं, उसमें भी गर्ल्स का बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, उसमें एडिक्टेड हो हाँ जाते हैं। हाँ। तो एक नंबर उसमें जैसे एडिक्शन का रेट देखें, तो ओपियोइड्स के जो एडिक्शन विक्टिम्स होते हैं, 100 लोग अगर ओपियोइड्स ले रहे हैं तो 27-28% के आसपास होते हैं। कैनबिस का देखें तो 20% के आसपास, ओके। 19-20% के आसपास। तो अगर 1.5 लाख के आसपास विमेन यूज़र्स हैं कैनबिस की, तो 30,000-40,000 के आसपास एडिक्ट्स होंगे। बहुत बड़ा नंबर है ये, क्योंकि अगर ये 30-40,000 विमेन को आपको डी एडिक्ट करना है, हुँ। तो आपके पास एक भी सेंटर नहीं है गुजरात में। नॉट अ सिंगल सेंटर वी हैव इन गुजरात फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन भी 10 से 17 साल के इनहेलेंट यूज़र्स गवर्नमेंट की रिपोर्ट में है, वो भी काफ़ी बड़ा नंबर है। हमारे स्टडी में जो प्रोफेसर अंकुर सरीन और हमने किया था साथ में, वो स्ट्रीट चिल्ड्रन में, उसमें 42% से ज़्यादा स्ट्रीट चिल्ड्रन इनहेलेंट यूज़र्स हैं। और दूसरे भी स्टडीज़ हैं जो बोलते हैं कि ये तो यूज़र्स हैं, बट 22%, 16% के आसपास अलग अलग स्टडीज़ में वो डिपेंडेंट हैं। इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है बच्चों को। हमने भी ये देखा, बच्चों को इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। 10 साल, 11 साल के बच्चे। सबसे छोटा बच्चा 7 साल का मिला था।
इनहेलेंट यूज़र, 7 साल का बच्चा। और ये हमारी आंखों के सामने है, और हम इतने डिसेंसिटाइज हो गए हैं, इतना नॉर्मलाइज समझते हैं, समझ लिया है हमने स्ट्रीट लाइफ को, कि हमको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमारे आसपास बच्चे घूम रहे हैं और हम कभी देखते भी नहीं है, शायद ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं कि बच्चे किस हाल में है। और जब हम रेस्क्यू किए थे कुछ बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे इतने डीप वुंड्स थे, इतना इंजरीज हैं उनकी, और वो नशे में रहते हैं तो वो पेन फील नहीं होता उनको, तो वो और बढ़ते जाता है उनका इंजरी। मतलब मैं सोसाइटी का ये वाला जो पार्ट है ये समझ नहीं पाता हूँ कि हम एजुकेटेड होके ऐसे क्यों हो गए हैं कि हम वल्नरेबल लोगों को देख ही नहीं सकते हैं, स्पेशली बच्चों को। ये सेंटर से कितने लोग गुजरे हैं, लाइक कितने, मतलब कितने लोगों को डी एडिक्शन हो गया है, री इंटीग्रेशन हुआ है जब था? जो हम चलाए थे उसमें 48 लोग आए थे हमारे पास, जो ड्रग यूजर्स थे, अल्कोहल वाले भी थे, बट हमारा ज़्यादा फोकस ड्रग्स पे था, क्योंकि उस वक्त वो प्रॉब्लम भी इसलिए बड़ी थी। 2017 में गुजरात सरकार ने प्रोहिबिशन को स्ट्रिंजेंट किया, एक्ट को, क्योंकि ये 2-3 जगह पे लट्ठा कांड हुआ था। तो लट्ठा कांड का एक प्रोविज़न लेके आया कि अगर लट्ठा होगा तो डेथ प्रोविज़न उसमें लेके आए, और भी दूसरे जो प्रोविजंस थे उसको, और उसमें सज़ा बढ़ा दी उन्होंने। तो उस वक्त क्या हुआ, 3-4 महीने पुलिस ने बोला था कि बंद रखो। कुछ लोग कर रहे थे चोरी छुपे, बट लार्जली जितना ओपनली चलता है उतना नहीं चल रहा था। तो उस वक्त बहुत सारे लोग फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की तरफ शिफ्ट हुए। अच्छा, हाँ, क्योंकि नशा तो क्योंकि चाहिए। नशा तो चाहिए, तो हाँ हाँ। ठीक है। तो कफ सिरप जो है अल्कोहल बेस्ड या कोडीन बेस्ड, और बेंजोडाइजेपाइन जैसे सिडेटिव जो ड्रग्स थे उसकी तरफ शिफ्ट हुए लोग, और वो अभी तक कंटिन्यू है। तो 2017 का जो शिफ्ट था उसके बाद यहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम, यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे 17-18 साल 19 साल के, काफ़ी हमने स्टोरीज भी मीडिया में भी पब्लिश करवाई। वो 40 टेबलेट्स एक साथ लेते थे, एक साथ, वन गो, 40, 4 स्ट्रिप एक साथ, और मिलता कहाँ था बस? मेडिकल स्टोर्स पे। और वो दे देते? हम्म, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उसके भी अपने, वो भी हम बात कर सकते हैं उसमें। तो ये जो नैरेटिव भी है कि पाकिस्तान से ड्रग आता है, अफ़गानिस्तान से आता है, या गोल्डन क्रिसेंट से आता है, गोल्डन ट्रायंगल से आता है वो ड्रग, लेकिन आप यूज़र्स का पैटर्न देखेंगे तो वो ड्रग के यूज़र्स ज़्यादा नहीं है गुजरात में। आता क्या है, हेरोइन आता है, एम्फेटामिन्स आते हैं, राइट, उसके कम है यूज़र्स गुजरात में। डेटा में देखते हैं तो डेटा में दिखते हैं कैनबिस के यूज़र्स, सीडेटिव्स, और फार्मास्यूटिकल ओपियोइड्स। तो फार्मास्यूटिकल के ग्रोथ के साथ गुजरात में एक ये प्रॉब्लम भी शुरू हो गई, साथ में आया। हम्म, कि इजीली अवेलेबल हो गया। हालांकि लॉज हैं उसके, बट हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन तो मुश्किल इम्प्लीमेंटेशन तो है। इन्फोर्समेंट के इश्यूज़ हैं, तो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और लोकल भी इश्यूज़ हैं काफ़ी, अगर नहीं देते हैं तो लोकल गुंडे प्रॉब्लम भी करते हैं मेडिकल सप्लाई साइड स्टोर्स से पे। हाँ issues होते हाँ हैं। हाँ। तो वो भी सेफ़ रहने के लिए, क्योंकि पुलिस बहुत बाद में आती है, पहले तो आपको गुंडे से निपटना है। वो बॉलीवुड के मूवीज़ जैसा हाल होता है। हम्म। तो उसकी वजह से सिडेटिव यूज़र्स बढ़े हैं, और फार्मास्यूटिकल ड्रग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम गुजरात में। मतलब सिडेटिव यूज़र्स 7 लाख हैं, 6,92,000 गवर्नमेंट के रिपोर्ट में गुजरात में। अच्छा, इनको डी एडिक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? तो सिर्फ 6-7 डिस्ट्रिक्ट में 8 डी एडिक्शन सेंटर चल रहे हैं, राइट। मेरे पीएचडी में ये भी मैं स्टडी किया था, कितने डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, कितनी कैपेसिटी है, फंक्शनल क्या है, उनकी कितना ट्रीटमेंट quality? मॉडलिटीज़ क्या चल रही है। तो बहुत ही सरप्राइजिंग था कि एक डी एडिक्शन सेंटर तो सिर्फ पेपर पे चल रहा है, वहाँ पे कुछ दूसरा काम चल रहा है। मतलब एक नर्सिंग कॉलेज चलती है वहाँ पे, और ठीक है, वो पूरा एक अलग नेक्सस है। तो फंक्शनल तो 7 ही सेंटर है। हम्म। एक सेंटर 1 मंथ में
15 पेशेंट को कैटर कर सकता है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है टाइम लगता तो है। टाइम लगता है। 21 डेज टू 30 डेज की ट्रीटमेंट होती है। तो एक सेंटर 15 के हिसाब से 7 सेंटर एक साल में 1500 से ज़्यादा लोगों को कैटर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का रिपोर्ट ये बोल रहा है कि सिर्फ सीडेटिव यूजर्स की बात कर रहा हूँ अभी मैं, अच्छा। फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं जो 1,30,000 यूजर्स ऐसे हैं, रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के रिपोर्ट में लिखा हुआ है 1,30,000। अगर डिमांड के बीच में इतना गैप है देखिए तो आप क्या करें? 1500 आप आपकी कैटरिंग कैपेसिटी, चलो अभी दूसरे जो हॉस्पिटल्स हैं, साइकियाट्रिक जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे, हालांकि ये डी एडिक्शन के पेशेंट बहुत कम जाते हैं उस वक्त, उसका स्टिग्मा अलग है, पागल लोगों का हॉस्पिटल है ये सब, बट फिर भी अगर उसको भी हम काउंट करें तो 2000 से ज़्यादा नहीं है वो कैपेसिटी। अच्छा, लार्जली ये जो पॉपुलेशन है ये इनका पेइंग पोटेंशियल नहीं होता है, ये जो पॉपुलेशन है जो एडिक्शन विक्टिम्स हैं सो जो प्राइवेट सेंटर्स या ऐसी जगहों वहाँ पे पे जा नहीं भी जा नहीं सकते सकते। हैं, और वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। और आप जैसे बोल रहे थे कि ऐसा नहीं कि एक दिन गए और हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बहुत लोग हमारे पार्टिसिपेंट्स में भी थे ऐसे कि जो जिनके परिवार वाले कहीं से 20-25 हज़ार रुपये ला के प्राइवेट में भेज दिए सेंटर में, बट वहाँ पे मेडिसिनल ट्रीटमेंट लेके आने के बाद रिलैप्स हो गए, तो फिर पैसा का नुकसान भी हुआ नुकसान और हो गया, उसका रिजल्ट भी नहीं मिला, तो दूसरी बार नहीं जाते हैं, और वो देख के दूसरे भी नहीं जाएंगे। और ये ग्लोबली ये अंडरस्टैंडिंग है सारे लोगों का कि ये ट्रीटमेंट गवर्नमेंट को ही देनी पड़ेगी, क्योंकि वो टाइम और रिसोर्स लगता है डिमांड उसमें। करती है ये ट्रीटमेंट। तो हमारे पास नहीं है वो कैपेसिटी, और लोकल कोई काम करने वाले भी, जैसे मैंने बताया कि लीडरशिप नहीं है उस पर, तो इनएक्शन की वजह से गवर्नमेंट के ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई। इसीलिए वो अभी जो पोलिटिसाइज हुआ है ये इशू इतना, लोगों को ऐसी लग रहा है कि सरकार इस डिलिबरेटली लोगों को नशे में रखना चाहती है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और दूसरी डिमांड ना करे लोग। ये एक परसेप्शन बना है लोगों का। सरकार चाहे तो कर सकती है, पर एक तो ये नैरेटिव बनाने में पॉलिटिकल कि इसको एक मुद्दा बनने में पाकिस्तान लगेगा। है इसमें इन्वॉल्व, अच्छा। होगा वो, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ये एक प्रॉक्सी वॉर की तरह ड्रग्स को हिस्टोरिकली यूज़ किया गया है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम तो लोकल केमिकल फैक्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से भी आ रही है। राइट। आप उनसे पैसा लेके करिए ना कुछ, उनके सीएसआर यूज़ करिए आप। ये तो अगर सरकार का विल होगा तो इसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं, एटलीस्ट शुरू कर सकते हैं शुरू कर टैकल करने सकते में। हैं, बिल्कुल। और लोग भी हैं जो काम कर सकते हैं, मोटिवेटेड लोग। एक गांधी का पूरा हिस्ट्री रहा है, आप देखिए कि जैसे लीडरशिप जो क्राइसिस की मैं बात कर रहा था, गांधी का वक्त ऐसा था कि इस इश्यू पे काम करने वाले हर हर डिस्ट्रिक्ट में लोग थे। गांधी का जो पूरा मूवमेंट था उसका एक इम्पॉर्टेंट जो आस्पेक्ट था वो प्रोहिबिशन था। अच्छा। तो मिठू बेनिफिट और भी बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पे, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे लीडर्स थे, काम कर रहे थे उस वक्त, ठीक थे, उनका एक अलग अंडरस्टैंडिंग था। और हम इवॉल्व हुए हैं और हमारे पास साइंटिफिक अभी इंफॉर्मेशन आई है, तो हम अभी अलग तरह से कर सकते हैं काम। लेकिन बात यह है कि लोग हैं, अगर आपको करने के लिए वो सिग्नल मिले तो वो सिग्नल करने के मिले, लिए लोग रिसोर्सेज मिले, उनको ट्रेनिंग मिले, लीडरशिप दी जाए उनको, तो फिर ये काम अच्छे से हो सकता है गुजरात में। और अगर अभी भी सरकार नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी, क्योंकि गुजरात में वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है ना वो बहुत ही विजिबल है। एक ग्रुप के पास बहुत पैसा वेल्थ जमा हो रहा है, और एक लार्जर जो मासेस हैं उनके पास प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली उत्तर गुजरात में, कच्छ में, साउथ गुजरात में। तो ये जो इनजस्टिस या डिस्क्रिमिनेशन का फीलिंग होता है ना, ये भी आपको एलिनेट कर देता है, आइसोलेट कर देता है, और उससे कोप करने के लिए फिर आप थोड़ा नशे का या वो क्योंकि कल्चर अभी शेप हो गया है उसका, उसकी इकोनॉमी भी क्रिटिकल है। मास एक बार हो गया तो हाँ, तो बढ़ेगा प्रॉब्लम ये। और अगर मैं एक
मतलब एक है सिस्टम को जो करना है, बट साथ ही साथ जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं अपने इलाके में, अपने जगह में, अपने स्कूलों में, या जैसा भी हो। मतलब मुझे पता है कि जहाँ से मैं आ रहा हूँ, वहाँ पे भी ये इश्यूज़ चल रही है। मीन्स लाइक कभी जैसे हमने उड़ता पंजाब में देखा, देयर वाज़ अ जी। टाइम वहाँ पे था। तो ये इश्यू है, स्पेशली ड्रग अब्यूज़ की जो बात है, वो यूजुअली सप्लाई लेड होता है, एंड देयरफॉर मतलब बहुत इंटरेस्टिंग कि आप आई मीन दैट डिमांड साइड से लीड करना है इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशनिंग। तो मैंने देखा है, इवन मेरी फैमिली ज़्यादा अवेयर हुई है पिछले 2-3 साल में कि मतलब कुछ पुलिस का वीडियो आया था एमडीएमए के बारे में, तो वो सब देख के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के ज़रिए वो ज़्यादा अवेयर हुए हैं। राइट। और कुछ-कुछ वो जो से नो टू ड्रग्स मैराथन, ये वो वगैरह, वो सब करके एटलीस्ट उनको भी डर है, फ़ियर है कि ये सब अपने बच्चों के में हो रहा है। तो एक्चुअली जहाँ भी हो, जो भी स्टेट में हो, तो आपका क्या राय है कि क्या कर सकते हैं? मुझे यही लगता है कि हम सब इसको एक्नॉलेज करें पहले। हमारे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत एक तो फ्रेगमेंटेड है और कंसेंसस हम नहीं बना पाए हैं। हुँ, आप हिस्टोरिकली देखिए, जिस इश्यू पे हम कंसेंसस बनाते हैं फिर वो उस पे एड्रेस कर एक्ट कर देते हैं, सकते हैं। वो एड्रेस हो जाता है हुँ, हिस्टोरिकली। तो इस पे अभी तक कंसेंसस हम नहीं बना पाए। इसमें उसका रीज़न ये है कि हिस्टोरिकली जो ग्रुप्स इस पे काम किए हैं उनका एक मॉरल पुलिसिंग, मॉरल लेंस रहता है। वो सब तरह के यूज़ को एक स्टिग्मेटाइज कर साथ देते हैं। दूसरा, जो पूरा जो लिबरल व्यू है या जो लेफ्ट का जो व्यू है, वो इसको फ्रीडम और एजेंसी के नाम एजेंसी, पे चॉइस, तो दो ये कॉन्फ्लिक्ट या मतलब अपोजिट हाँ, व्यूज़ हैं और यही व्यूज़ में ये इशू फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि हम सबको ये कंसेंसस बनाने की ज़रूरत है कि दो दो पॉइंट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट कि ठीक है, चॉइस है, एडल्ट के पास फ्रीडम है, उससे कोई मना नहीं कर रहे हैं, बट जिनको निकलना है इसमें से, उनको भी चॉइस चाहिए। तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं हुँ, और उनके लिए क्या हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया 1,30,000 तो एक ड्रग के ऐसे लोग हैं कि जो निकलना चाहते हैं इसमें से, और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है हमारे पास। तो पहले ये एक्नॉलेज करना कि सारे यूज़र्स बाय चॉइस यूज़ नहीं कर रहे हैं। हुँ, एक स्टेज ऐसा आ गया है अब बहुत सारे यूज़र्स का कि जो अब छोड़ना चाहते हैं, बट क्योंकि वो एडिक्ट हो गए हैं, डिपेंड हो गए हैं, तो अब अनेबल उनको हैं वो, मदद चाहिए। उनको हेल्प की ज़रूरत है। हुँ, तो एज अ सोसाइटी हमको वो हेल्प का एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, सपोर्ट सिस्टम। दूसरा, कि बच्चों के केस में हमको और खुद को एजुकेट करने की ज़रूरत है। जो नए रिसर्च आए हैं वो ये कहते हैं कि बच्चों का क्योंकि डेवलपमेंटल पीरियड है और इस पीरियड में अगर आप सब्सटेंस दे रहे हैं बच्चों को या हुँ, बच्चे ले रहे हैं सब्सटेंस किसी भी तरह से एक्सेस करके, तो लॉन्ग टर्म बहुत उनको हार्म होता है। और ये सारे जो एडिक्ट्स हैं इनके साथ बैठ के आप बात करेंगे तो उनका भी जो इनिशिएशन है ड्रग का वो इसी एज में शुरू होता है। तो एडिक्शन के लिए भी बहुत हाई रिस्क होता है हुँ, यूज़। तो बच्चों को प्रोटेक्ट करना सब्सटेंसेस से, ये हमारा ग्लोबल एटलीस्ट पॉलिटिकल कंसेंसस हम बना सकते हैं, बना लिए हैं। बना लिए हैं। हाँ, कोई देश ऐसा नहीं है दुनिया में कि जो बच्चों के लिए लीगल रखा हो सब्सटेंस। राइट। सब जगह पे इलीगल है हुँ, बच्चों के लिए, ठीक है। उसमें कोई छेड़छाड़ लेकिन नहीं। सोसाइटी में ये कंसेंसस नहीं आया हुँ, कि हमको बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। अगर मेरा याद सही है तो आपने एक बार जब ये कहानी बोल रहे थे, आपने ये भी बोला था कि आपने किसी के साथ इमोशन पे आपने अपील किया कि देखो, मतलब मानता हूँ कि आपके अलग इंसेंटिव्स हैं, आपकी अलग सिचुएशन है, मगर इतना तो करो कि बच्चों को इससे अलग कर हाँ, दो। हाँ, क्या राइट। है? तो और मुझे नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी में कोई भी ऐसा एडल्ट हो कि जो इससे कन्विंस ना हो हुँ, कि बच्चों को बचाना है। लेकिन हमने उस पे बात ही नहीं की है। मतलब करना है कि नहीं करना है, कैसे कैसे करना करना है। है? हाँ, राइट। तो ये पहले मुझे लगता है करने की ज़रूरत है।
हम बात शुरू करें इसमें कि जैसे बहुत इम्पोर्टेंट एक हमने पेपर में भी बात की है कि टोबैको अगर आप देते हैं बच्चों को तो वो 2 प्रोविजंस लॉ के लागू पड़ते हैं उसमें। फर्स्ट सेक्शन 6A ऑफ कोटपा, राइट? उसमें वो इलीगल है, अगर आप देते हैं तो उसमें पनिशमेंट का प्रोविज़न है, क्योंकि वो बच्चे पे ओनस नहीं है, जो देने वाला है उस उनका पे वो एजेंसी है। हाँ, वो क्रिमिनल है लॉ के नज़र में। नजरिए से। और दूसरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 77, टोबैको, अल्कोहल और नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के लिए ये हमारे पास लॉ है। लेकिन बच्चे वाइटनर ले रहे हैं, सॉल्यूशन ट्यूब ले रहे हैं, ग्लू ले रहे हैं, और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक टेबलेट्स के नाम पे भांग की गोली या ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस ले रहे हैं कि जो लीगल हैं या डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं हमारी, कोई दूसरे काम के लिए बने हुए हैं, और वो बच्चों को उस तक एक्सेस है। और हमारे पेपर में हमने लिखा है कि कैसे ये दिया जा रहा है बच्चों को, ताकि वो बच्चों की जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उसको इनकेश किया जाए। बच्चों को ये दे के नशे में रख के और दूसरे काम करवाए जाते हैं बच्चों से। हाँ, तो क्योंकि सोसाइटी में इसका डिस्कशन ही नहीं है तो वो लीगल है। आप टोबैको दे रहे हैं, क्राइम है, लेकिन उससे पोटेंट सब्सटेंसेस बच्चे ले रहे हैं और वो क्राइम ही नहीं है। कोडिफाइड नहीं है कि हाँ crime है। हाँ, क्योंकि उसका डिस्कशन ही नहीं है। हम बच्चे को लेके भी गए थे एक जगह पे पुलिस स्टेशन, तो पीआई ने बोला कि किस प्रोविज़न किस में सेक्शन केस, में डाल हाँ दूं? हाँ, कोई लॉ नहीं है उसमें। तो ये तभी आएगा कि जब सोसाइटी में इसका डिस्कशन होगा और फिर वो वो पॉलिसी में रिफ्लेक्ट ट्रांसलेट करेगा। होगा। तो मेरे हिसाब से ये 2 चीज़ पे सोसाइटी में बात होना ज़रूरी है। डेवलपमेंट सेक्टर में भी ये बात होना बहुत ज़रूरी है कि ये 2 ओपिनियन के अलावा तीसरा, हम उसी की एजेंसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि जो निकलना चाहता है, उसके लिए हम कोई सपोर्ट सिस्टम बनाएं और बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें उस पर बातचीत शुरू करें। और फिर कॉन्टेक्चुअल होता है हर जगह पे, हम यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाएं और भी दूसरी स्ट्रेटेजीज बन सकती है, लेकिन पहले डिसाइड करना, एक्नॉलेज करना उसको कि ऐसा प्रॉब्लम है, उसके लिए मतलब आपका जो भी राय हो, इतने पे हम एग्री करें, कंसेंसस बनाएं और उसी पे आगे हम जी काम पे लग जाए, क्योंकि जी समय कम जी है और काम हाँ बहुत ज़्यादा है। हाँ, और लीडर्स नहीं है, इसलिए हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स भी नहीं है। जब इस पे लीडरशिप भी खड़ी होगी अलग अलग जगह, तो शायद हमसे भी अच्छे मॉडल्स निकल के निकल के आएंगे। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। थैंक यू सो मच एजाज भाई। आई थिंक मैंने जब शुरू किया था, मैंने इतनी गहराई पे और इतनी स्पेसिफिसिटी पे जाएंगे वो मुझे उम्मीद था, बट पता नहीं था। आपने अपना कीमती वक्त भी दिया अरे और नहीं, आपके 15-20 साल के जो अनुभव है उसी को इतने छोटे से एक नगेट में थोड़ा सा आपने शेयर किया। सो नहीं, थैंक यू, आपने मौका दिया बात करने के लिए। 2 साल से मैं वेट कर रहा हूँ कि एक चांस मिले। नहीं, मैं भी वेट कर रहा था कि जब भी हमारी हाँ। बात होगी तो इसको करेंगे अच्छे से डिटेल में बात। वेरी इंस्पायरिंग, थैंक यू सो मच। और आखिरी बात मैं ये बोलूँगा कि जो भी सुन रहे हैं, प्लीज़ ज़्यादा आप भी पढ़ लीजिए, आप भी समझ लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये शायद हमने 1 घंटा बात किया होगा या आधा घंटा, कोई आइडिया नहीं है, मगर उसमें बहुत ही सीमित तरीके से हमने इस पर बात की है। सो प्लीज़ कंटिन्यू रीडिंग, कंटिन्यू एंगेजिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, वॉचिंग। थैंक यू।